लख समझाता दिल समझ नहीं पाता, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया, जा रांझण 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 तू भी क्या याद रखेगा। लख समझाता समझने चलिए भाई, तो लास्ट लेक्चर में अगर बात करें तो हम लोगों ने बात किया था कि करंट क्या होता है। करंट होता है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर परपेंडिकुलरली। फिर हमने पढ़ा ईएमएफ क्या होता है। शॉर्ट में बोलूं तो ईएमएफ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ। ओम जी ने क्या बोला कि अगर आप टेम्परेचर को और डायमेंशंस को कांस्टेंट रखते हो एक मटेरियल के लिए, तो वोल्टेज बढ़ाने पे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा। फिर V इज इक्वल टू क्या आया? I आया। और अगर V इज इक्वल टू I आया तो वहां पे फिर V इज इक्वल टू I R आया, तो R वहां पे हमारे लिए क्या था? कांस्टेंट, जिसको हमने नया नाम दिया था रेजिस्टेंस। फिर कुछ ग्राफ वगैरह बनाए थे। आज की मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी की पूरी क्लास कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है? 10th है, और हो सकता है अगली आधी क्लास भी हो, डिपेंड करता है। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है भाई? आज हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर जो हैं क्या करते हैं भाई? अफेक्ट करते हैं। इन्हें क्या कहा गया है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। 3 है भैया। पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? लेंथ से। क्यों? जितनी ज्यादा लेंथ होगी क्या उतनी ज्यादा रुकावटें होंगी। क्यों होंगी रुकावटें? लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो रुकावट का कारण क्या था कि जो एटम्स हैं उनको अपने इलेक्ट्रॉन को आगे देने में एक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जो जिससे कि रुकावट पैदा होती है। अब अगर ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास? एटम्स, तो ज्यादा रुकावटें हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर आपको एक चेयर को धकेलना है, 2 चेयर को धकेलना है, और नंबर ऑफ चेयर्स अगर बढ़ जाएंगे तो आपको ज्यादा धकेलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो फोर्स है वो डिवाइड होगी। तो ऐसे ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा आपको सेम करंट के लिए, जिसका मतलब है कि क्या बढ़ जाएगा? रुकावट बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सेकेंड अगर बात करें तो जो लेंथ के बाद आता है वो आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया में फर्क होता है क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है जहां से चार्ज एंटर करेगा। अगर मैं एक वायर की बात करूं जो कि सिलेंड्रिकल वायर है, कौन सी वायर है? तो सिलेंड्रिकल वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, ये इस एरिया की बात कर रहे हैं जो कि ए। हम कर्व्ड सरफेस एरिया से हमें कोई कनेक्शन नहीं है, हमें इसको देखना है कितना एरिया, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी एरिया के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस इनवर्सल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में इनवर्सली है। जितनी थिक वायर होगी उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। जितनी थिक वायर होगी उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। बोलो, अरे डन है क्या? अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, क्या इनके अलावा भी कोई और फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता होगा भाई? और वो कौन है? नेचर ऑफ मटेरियल। कौन है? कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं जोड़ दूं तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? L बाय A। R इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? L बाय A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मुझे क्या लगाना होगा? एक कांस्टेंट लगाना होगा, और वो कांस्टेंट मैंने क्या लगा दिया? रो लगा दिया। अब कॉमन सेंस, अगर ये रो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है तो क्या ये कांस्टेंट की वैल्यू L, A और R को चेंज करके चेंज होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी। यानी रो एक नया कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप बाय चेंजिंग क्या? R
बाय चेंजिंग क्या L, बाय चेंजिंग क्या A। फिर इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये क्या है सब पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना तो अंदाजा है कि रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ पे और सिर्फ एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वो किसी और चीज पे भी डिपेंड करेगा, और वो चीज अभी के लिए हमारे पास कौन आई है, रो आई है। इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और ये दो चीजों पे मेजरली डिपेंड करती है, एक है नेचर ऑफ मटेरियल, एक है नेचर ऑफ मटेरियल, और एक है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल और एक है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे ये पक्का है कि ये जो रो है रेजिस्टिविटी जो है, जिसकी SI यूनिट अभी हम हाल ही में केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, क्या उसकी वैल्यू R, L और A पे डिपेंड नहीं करती, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। अब अगर बात करें तो रो की वैल्यू फॉर कंडक्टर्स हाई होगी या लो होगी, तो कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस कम होता है ज्यादा होता है, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस कम होता है ज्यादा होता है, कंडक्टर्स के अंदर से करंट आसानी से फ्लो होता है मुश्किल से, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया कम हो गया, ज्यादा हो गया कम हो गया, तो इसका मतलब है रो की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी, बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। कितनी कम होगी, जब दुनिया का बेस्ट कंडक्टर कौन है भैया, सिल्वर है, दुनिया का बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर है। अब अगर मैं बात करूं कि रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रेजिस्टिविटी हमारे पास आती है, रो जो है सिल्वर के लिए हमारे पास आता है अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू में 10 की पावर -8 ओम मीटर। अब ये छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है, छोटी है या बहुत छोटी है, होना भी चाहिए था, बिकॉज कंडक्टर्स के लिए जो रो होगा उसको छोटा होना होगा। क्यों छोटा होना होगा, क्योंकि अगर रो कम होगा तभी तो क्या कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। यहीं पे अगर बात करें रो की वैल्यू इंसुलेटर्स के लिए, फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के लिए इसकी वैल्यू बहुत हाई होगी या बहुत लो होगी, बहुत हाई होगी, बहुत हाई होगी। एग्जांपल के तौर पे इंसुलेटर में ले लेते हैं, कोई सल्फर ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, प्लास्टिक ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। मैं अभी के लिख देता हूं प्लास्टिक, शायद प्लास्टिक तो बहुत प्रकार का होता है, कोई एक वैल्यू तो मिलेगी हमें। हाँ, तो प्लास्टिक के लिए वैल्यू वेरी कर रही है, जैसे सेलुलोस के लिए वैल्यू है 10 की पावर 19, कितनी है, 10 की पावर। तो अगर मैं रो में सेलुलोस पे जाऊं, सेलुलोस प्लास्टिक पे जाऊं, सेलुलोस प्लास्टिक पे जाता हूं, तो सेलुलोस प्लास्टिक के लिए लगभग 10 की पावर कितनी आ रही है वैल्यू, 19। ये काफी ज्यादा हाई वैल्यू है, इतनी ज्यादा हाई वैल्यू है, आप समझो बेटा कि इसके अंदर से करंट पास कराना ना के बराबर है, मतलब ना के बराबर इसके अंदर से क्या पास होगा, करंट पास होगा, काफी ज्यादा हाई वैल्यू। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें एलॉयज के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो वैल्यू ठीक ठाक है। पहली बात तो एलॉय और सेमीकंडक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। एलॉय आप सबको पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, लेकिन एलॉय अलग बात है और सेमीकंडक्टर बहुत अलग है। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो 14 ग्रुप के होते हैं। अब वो कौन होते हैं ये भी आपको समझ में नहीं आएगा शायद, बट वो होते हैं जो आधे कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर, आधे कंडक्टर। अब मैं आपको बोलूं वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में गैप कम होता है तो कहां समझ में आएगा ना। अभी आई होप आपको पता हो हमारा सिलेबस का लास्ट चैप्टर कौन सा है, सेमीकंडक्टर। हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर कौन सा है, वहां पढ़ेंगे ना, सही समय का इंतजार करते हैं ना, वहां पढ़ेंगे। बट इतना पक्का है कि इंसुलेटर्स के लिए रो की वैल्यू काफी क्या है, काफी क्या है, और कंडक्टर्स के लिए काफी कम है, और सेमीकंडक्टर और एलॉयज के लिए इसके बीच में कहीं वैल्यू आती है। ऑब्वियस सी बात है आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं वेरिएशन ऑफ आर और रो विद टेम्परेचर, अरे एलॉयस की वैल्यू लिख लोगे यार, समझ जाओगे ना। मैं उसका कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन रो अगर हम बात करें फॉर सेमीकंडक्टर्स,
तो क्या इसकी वैल्यू मीडियम सी रहेगी? लेट्स चलो एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। अब वो सेमीकंडक्टर क्यों है ये अब आप मेरे से ना पूछना अभी, लेकिन वो है। और सिलिकॉन के लिए वैल्यू है 10 की पावर 7। कितनी है? तो सिलिकॉन के लिए वैल्यू है 2.3 इंटू में 10 की पावर 7 ओम मीटर है। तो क्या इसकी वैल्यू कंडक्टर से ज्यादा है? अबे बोलो हाँ। लेकिन इंसुलेटर से क्या है? कम। ठीक है सर, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस को आपने लास्ट क्लास में ना उसकी डेफिनेशन दी थी कि एक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, तो रेजिस्टिविटी की क्या डेफिनेशन होगी? सेम है। ये प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, बस फर्क ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है। यहां जो करने जा रहा हूं ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th में पढ़ा था, लेकिन यहां जो करने जा रहा हूं ये आपने 10th में नहीं पढ़ा था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस फॉर्मूले के ऊपर एनसीईआरटी में लगातार बैक एक्सरसाइज में 3 से लेकर 4 क्वेश्चन है। वेरिएशन ऑफ क्या? आर या रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो पहले बात करते हैं फॉर कंडक्टर्स के लिए बात करेंगे, फिर बात करेंगे फॉर इंसुलेटर्स, और फिर बात करेंगे फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, छोड़ देंगे, फिर इनको बाद में पकड़ेंगे। इन्हें कब पकड़ेंगे? आखिरी चैप्टर में पकड़ेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर्स के लिए, तो कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। जो मैंने आपको ये सिल्वर की वैल्यू दी है ना, ये थी जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। जब टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यह बात किसके लिए हो रही है? कंडक्टर्स के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है? कंडक्टर्स। लेकिन वहीं पे अगर बात किसके लिए करी जाए बोलो? इंसुलेटर्स के लिए। क्या इंसुलेटर्स के पास फ्री अच्छा टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हद में रह के बढ़ाना। क्या लकड़ी को गुड कंडक्टर बनाया जा सकता है? हाँ। अरे बोलो बेटा। क्या नाइट्रोजन को गुड कंडक्टर बनाया जा सकता है? हाँ। लेकिन क्या पार करनी पड़ेंगी? हदें। हद में रह के बात करें तो इंसुलेटर्स पे टेम्परेचर चेंज करने का कोई फर्क उनके पास क्या ही नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अबे क्या ही नहीं है? तो इनमें टेम्परेचर को चाहे आप बढ़ा लो चाहे आप कम कर लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दोनों ही केसेस में कोई बिजली पास नहीं कराएंगे। हमें पढ़ाई किसके लिए करनी है वैसे? लेकिन हमें थोड़ा बहुत किसके लिए भी पढ़ाई कर ले? इंसुलेटर्स के लिए। और थोड़ी बहुत किसके लिए भी पढ़ाई कर ले? सेमीकंडक्टर्स के लिए। इनको सेमीकंडक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे बिजली पास नहीं करते, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ना इनके पास कोई फ्री चार्ज नहीं होते। डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर में इनके पास कोई फ्री चार्ज नहीं। मेटल्स में क्या खास बात होती है? उनके पास रूम टेम्परेचर पे बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री चार्ज। लेकिन सेमीकंडक्टर के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि रूम टेम्परेचर में इनके पास फ्री चार्ज नहीं होते। गर्म करो इन्हें, क्या करो? इनके ना चार्ज फ्री हो जाते हैं, चार्ज भागने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बिजली पास करना शुरू कर देते हैं। तो अब आप बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के कि टेम्परेचर के बढ़ने पे इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। वेरी गुड। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर के बढ़ने पे इनमें क्या फ्री होंगे? चार्ज फ्री होंगे तो वो क्या कंडक्ट करेंगे? और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप में से ये सवाल नहीं पूछ सकते कि टेम्परेचर के बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज फ्री कैसे हो रहे हैं। वो इस चैप्टर की पढ़ाई नहीं है। आप पूछ भी लोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है बेटा। लेकिन आपको ये बता दिया मैंने कि सेमीकंडक्टर का नाम सेमीकंडक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि ये लोअर टेम्परेचर पे कंडक्टर नहीं है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे क्या है? तो इनमें अगर आप क्या बढ़ाते हो? इनमें अगर आप क्या बढ़ाते हो? टेम्परेचर, तो क्या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली? यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी क्या होती होगी? कम। रेजिस्टिविटी कम होती होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होता होगा? कम। तो यहां पे रेजिस्टेंस से ज्यादा बेहतर हम क्या लिखें? रेजिस्टिविटी। वैसे बात एक ही है। चलो
अब इस पे वापस आते हैं जिसको हमें पढ़ना है, कंडक्टर्स को पढ़ना है। क्या कह रहे हैं कंडक्टर्स, क्या होगा? टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस, बट कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? यहां पे हम रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं छोटा सा, और इसके डेरिवेशन के दौरान आपको किसी चीज की याद आएगी, पता ना किसकी याद आई, ठीक है? नॉस्टैल्जिया हिट होगा। देखो कैसे, आर नॉट था इनिशियल रेजिस्टेंस, क्या था? और आर हो गया है रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर, मतलब कि फाइनल रेजिस्टेंस जब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है? अरे बोलो, T1 क्या था? इनिशियल टेम्परेचर, बट टाइम कहां से आया? और T2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर, जहां तक आपने इसे क्या कर दिया? गर्म कर दिया। क्या कर दिया? तो बताओ डेल्टा आर क्या हुआ? चेंज इन रेजिस्टेंस। क्या हुआ? यानी कि R माइनस आर नॉट हुआ। सही कह रहा हूं? चलो अब बताओ ट्रू या फॉल्स। क्या डेल्टा आर, मैं बताना भूल गया, हम ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो किन को भूल जाओ? इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर को भूल जाओ। डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यस और नो बताना है आपको, डेल्टा टी के। कितने बच्चे मेरी बात से सहमत है? हाथ खड़ा करो। अरे कौन नहीं है? अच्छा बताओ। सब सहमत है? सब सहमत है? आप भी सहमत हो? सब बच्चे सब सहमत है? सब सहमत है, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, ऑल्सो क्या जो रेजिस्टेंस बढ़ना है, क्या ये इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा? आओ समझे कैसे। अब अगर इनिशियल रेजिस्टेंस यानी पहले से रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा, तो करंट फ्लो करवाने पे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो यानी ये किस पे भी डिपेंड कर रहा है? बेटा आप अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हो तो हीट पैदा होती है। अब ये अगर आपके हाथ अगर रफ है तो रगड़ने पे ज्यादा हीट पैदा होगी, कम पैदा होगी? तो अगर सरफेस रफ है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो करंट फ्लो करने पे उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा ना। तो यानी ये किस फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है? आपके पहले से ही इनिशियल रेजिस्टेंस पे। जितना पहले से रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा, टेम्परेचर चेंज करने पे उसका इफेक्ट और ज्यादा होगा। तो यानी किस पे भी डिपेंड कर गया? इनिशियल रेजिस्टेंस पे। किसी की याद आ रही है? किसी की याद आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे को याद आई है बस। और किसी को याद आई? किसी याद आई? किसी की याद आई है? क्या उसमें किसकी याद आई? वेरी गुड, आंसर है थर्मल एक्सपेंशन की याद आई। किसकी याद आई? हाँ, मुंडे में दिलाओ। अब डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेल्टा टी के। डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एल के। याद आया? आ रहा है? कंडक्टिविटी कहां से आ गया? कंडक्टिविटी कहां से आ गया? क्या आएगा बेटा? थर्मल एक्सपेंशन। ऐसे यहां पे देखो, डेल्टा आर किसके प्रोपोर्शनल है? डेल्टा टी के। और डेल्टा आर इनिशियल रेजिस्टेंस के भी है। सही है क्या? और अगर अभी भी नहीं आई तो और आएगी जब फाइनल फॉर्म। वैसे नहीं आएगी, जिसको यहां नहीं आई उसको आगे भी नहीं आएगी। अब अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? आर नॉट डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल अगर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट लगा दिया अल्फा। अब आई याद? तीन कांस्टेंट लगाए थे वहां पे, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा था कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और गामा था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यहां पे अल्फा क्या होगा? यहां पे अल्फा क्या होगा भैया? यहां पे अल्फा होगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, या थर्मल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं।
चाहे रेजिस्टेंस कह दो चाहे रेजिस्टिविटी, ये बता रहा हूं क्यों, एक ही बात है, बता रहा हूं अभी। लेकिन यहां पे ये हमारे पास अल्फा है, तो हमारे पास डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी आ गए। थोड़ा सा और ओपन करें अगर, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट, क्या डेल्टा टी को मैं T2 माइनस T1 लिख सकता हूं, डेल्टा आर को मैं क्या लिख सकता हूं, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट T2 माइनस T1 लिख सकता हूं। आर नॉट को उधर ले जाऊंगा तो आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट क्या आ गया, T2 माइनस T1 आ गया। यहां से आर आ गया मेरे पास कितना, आर नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये वो फॉर्मूला है जो फाइनली आपको याद करना है, और ये फॉर्मूला एल के टर्म्स में आपने 11th में भी याद किया था, बस वहां पे लेंथ में चेंज था, यहां पे रेजिस्टेंस में चेंज है। यहां पे आर क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर T2 हो गया। आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर T1 है। अल्फा एक कांस्टेंट है, और ऑब्वियस सी बात है अगर अल्फा एक कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है अगर अल्फा एक कांस्टेंट है तो ये डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल या कंडक्टर पे। कंडक्टर सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, क्या है। और T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, और T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। सर आपने पीछे कहा था कि ये कोफिशिएंट ऑफ, इसे क्या भी कह सकते हो, थर्मल रेजिस्टेंस भी कह सकते हो और रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो, एक ही बात है। क्यों आओ समझाता हूं। क्या आर का फॉर्मूला, क्या आर का फॉर्मूला रो एल बाय ए होगा, तो आर नॉट का रो नॉट एल बाय ए होगा, सही है क्या। 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 है। अब जो होशियार बच्चा होता है वो कहता है कि सर ठीक है आपने रो को तो चेंज किया, लेकिन एल और ए भी तो चेंज होंगे, बिकॉज आपने क्या चेंज किया है, टेम्परेचर। लेकिन जो बहुत ज्यादा होशियार होता है वो ये समझ जाता है कि हम एक बारे में तो एक ही चेंज को कंसीडर करेंगे ना, तो यहां पे हमने किसके चेंज को इग्नोर कर दिया, लेंथ के चेंज को और एरिया के चेंज को। तो क्या एल से एल और ए से ए कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है रो का फॉर्मूला क्या आ गया, रो नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, बस रेजिस्टेंस की बजाय क्या आ गया, इसलिए उस कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या फिर थर्मल रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। डन, ठीक है। होशियार बच्चे से अगला सवाल, अल्फा की यूनिट क्या होगी, आंसर है केल्विन इनवर्स। क्या होगी, जो कि उसकी भी थी, याद करेंगे वहां पे भी अल्फा बीटा की थी, गामा की थी, तो सेम यूनिट है क्या, केल्विन इनवर्स। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको पता हो, शायद ना पता हो बता दूं। ये जो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए हमने दिखा है अभी, इसका फॉर्मूला हमें इस चैप्टर में डिराइव भी करना है। ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक होगी। ऑल्दो डेरिवेशंस अब हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही हैं, बट अगर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में पूछो तो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है ओम्स लॉ का फॉर्मूला डिराइव करना, V इज इक्वल टू आई आर, और उसी फॉर्मूले में हम इस फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था अभी हम मेजरली फोकस 10th पे कर रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। चलो ठीक है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर गया, हमने पढ़ लिया। लेंथ पे कर गया, एरिया पे कर गया, नेचर ऑफ मटेरियल पे कर गया, टेम्परेचर पे भी कर गया। ठीक है, अब रेजिस्टर क्या होते हैं, रेजिस्टर जो हमें क्या देते हैं, रेजिस्टेंस। पर रेजिस्टेंस तो हर कोई देगा, हाँ, पर जिनको बनाया ही किसके लिए जाता है, रेजिस्टेंस देने के लिए उन्हें क्या कहा जाता है। क्या ये बात हमने कैपेसिटर के लिए भी की थी, क्या चार्ज हर कोई स्टोर कर सकता है, पर हाँ, पर क्या हर चीज को चार्ज स्टोर करने के लिए बनाया गया, नहीं। जिसको बनाया गया उसे क्या बोला हमने, कैपेसिटर। ऐसे जो रेजिस्टेंस देता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। जनरली किसके बने होते हैं, कार्बन के यानी ग्रेफाइट के। किसके बने होते हैं, कार्बन के यानी ग्रेफाइट के। 1 रुपए का एक, 50 पैसे का एक आता है, 1000, 2000, 5000, 10,000 ओम आप उससे प्राप्त कर सकते हो, बहुत सस्ता आता है। लेकिन देखा जाए तो पंखे में भी रजिस्टर, सब में रजिस्टर। अब रजिस्टर्स को दो तरीके से लगा सकते हैं। एक होता है, बहुत बोरिंग टॉपिक है यार,
सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ आ जाओ, कैसे पता लगा है सीरीज कॉम्बिनेशन है? एक के आगे एक लगा होगा, है ना, यही तरीका है ना? यस सर, गोली मार दूंगा। यस सर, ये तरीका है कोई? क्या बेटा? हाँ, क्या करंट सेम जाना चाहिए बेटा। चार्ज कैपेसिटर में बोलते थे ना, यहां तो करंट बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? देखो यार, अब आपको थोड़ा सा वोकैबुलरी पे काम करना होगा, आपको थोड़ा सा सही वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? तो वहां चार्ज बोला था, यहाँ पे तो करंट दौड़ रहा है, अब तो करंट बोलेंगे। वहां पे तो करंट दौड़ाना नहीं था, बिकॉज करंट की कोई बात नहीं थी, वो तो हमारा स्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा था ना। ये वाली बात है बस। तो क्या इन सब में करंट सेम जाएगा? कैसे पता आपको सेम जाएगा? क्योंकि सीरीज चाटा मारूंगा, उनो रिवर्स। तुम ही बताओ, खड़े हो पहले तुम, बहुत फनी फनी आंसर देते हो तुम, खड़े हो, बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों है? साथ साथ लगे, क्योंकि इनमें करंट सेम है। करंट सेम कैसे पता लगा? और क्या दूं जो मैं दूंगा? अभी आपको पता लगेगा कैसे देते हैं आंसर। पता नहीं, मैं तो दे ही दूंगा बेटा, आप बताओ पहले, बताओ बेटा। पर ये तो गलत आंसर है, आपको ये आता है, 12th तक पहुंच गए। देखो बेटा, करंट सेम है बेटा इसमें। कैसे पता लग रहा है सेम है? आप बताओ, समझदार बच्चा कोई। क्योंकि इसमें करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? इसमें कोई और जंक्शन नहीं है। क्या नहीं है? जंक्शन। करंट के पास और कोई रास्ता नहीं है जाने का सिवाय एक ही वायर के, इसलिए यहाँ पे करंट कम ज्यादा हो ही नहीं सकता चाह के भी। एक पाइप है बेटा, याद करेंगे पानी का, उसमें आप आगे से एरिया कम कर लो, ज्यादा कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पानी का बहाव सेम रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, याद है ना बेटा। एरिया कम कर दोगे तो पानी को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, लेकिन अगर 1 सेकंड में 5 लीटर पानी पाइप में आ रहा है तो 5 ही बाहर जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो अगर एक ही वायर है, जितना करंट यहां से आ रहा है उतना यहां से बाहर निकलेगा ही निकलेगा, और कोई जगह नहीं, कहां जाएगा रास्ते में? कोई सिंक नहीं है, कोई सोर्स नहीं। यहाँ पे वायर एक है, जिसकी वजह से करंट भी सब में क्या जाएगा? सेम जाएगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसमें भी करंट आई हो गया, इसमें भी करंट आई हो गया, इसमें भी करंट आई हो गया, लेकिन क्या वोल्टेज अलग अलग होगा? वोल्टेज अलग अलग होगा। तो वी नेट क्या होता है? वी नेट क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। वी नेट की जगह मैं लिख सकता हूं IR नेट। V1 की जगह IR1, IR2, IR3। I सब में सेम क्यों है? एक ही वायर है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। I क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, कट गया। R नेट क्या आ गया बोलो? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या ये फॉर्मूला हमारा उल्टा आया था? किसमें? कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके बाद कौन सा कॉम्बिनेशन आता है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? जिसमें वोल्टेज क्या रहती है? सेम रहती है, बिकॉज टर्मिनल्स कांस्टेंट होते हैं, टर्मिनल सेम होते हैं ना। और इसमें करंट डिवाइड होता है क्या? करंट डिवाइड क्यों होता है? क्योंकि पाथ अलग अलग है, तो करंट को क्या होना पड़ता है भाई? डिवाइड होना पड़ता है। होना पड़ता है भाई, बिल्कुल होना पड़ता है। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। यहां से करंट कितना गया? I1। यहां से कितना गया? I2। यहां से कितना गया? I3। तो नेट, अच्छा, लेकिन सबके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, तो जो नेट करंट गया होगा वो कैसे निकालेंगे हम? I1 प्लस I2 प्लस I3। I का फॉर्मूला क्या होता है? V बाय R होता है। तो I नेट क्या हो गया? V बाय R नेट। I1 क्या हो गया? V बाय, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? V सेम क्यों लिया? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। V कॉमन आ गया क्या? V कॉमन आ गया तो क्या बच गया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, कैंसिल हो गया कुछ? तो हमारे पास 1/R नेट आ गया क्या? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सही है क्या? इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ये भी 10th क्लास रिवाइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर, ज्यादा समय इसमें भी खर्च नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर, पावर का मतलब क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट।
अगर एक लड़की रस्सी चढ़ रही है, एक इंसान दौड़ रहा है, तो उनके पास भी पावर होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक पावर नहीं होती। इलेक्ट्रिक पावर ऑब्वियस सी बात है किसके पास होगी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या फिर उससे कोई वर्क कर रहा है। जैसे पंखे के पास क्या इलेक्ट्रिक पावर होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, बदले में हमें मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है ना भाई। क्या एसी के पास इलेक्ट्रिक पावर होगी? क्यों होगी? क्योंकि वो बिजली खर्च कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, बदले में हमें हीट एनर्जी या जो भी अंदर पंखे में घूम रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक पावर या पावर को मैं क्या बोल सकता हूं, बोलो, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, या वर्क ये इलेक्ट्रिक करे, सॉरी ये जरूरी नहीं है, रेट ऑफ नॉट डूइंग बट रेट ऑफ कंज्यूमिंग, है ना, कंज्यूमिंग क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी ये इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा, वर्क कौन से फॉर्म में कर रहा है वो तो अप्लायंस पर डिपेंड करता है। कोई हीट फॉर्म में करता है, कोई लाइट फॉर्म में करता है, कोई साउंड फॉर्म में करता है, कोई किसी फॉर्म में करेगा। ठीक है यार, बच्चों वाली बात है। तो पावर का फॉर्मूला यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर को हम कैपिटल पी से दिखा रहे हैं, वर्क डन अपॉन में टाइम। एनर्जी भी हो सकता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, हाँ, एक तो हो गई जूल पर सेकंड और एक होती है वॉट। किसके नाम पे रखी गई भाई, जेम्स वॉट जी के नाम पे। क्या किया था जेम्स वॉट जी ने, हीट इंजन बनाया था। क्या बनाया था, दुनिया का सबसे पहला। ठीक ठीक। क्या पावर के और भी फॉर्मूले हैं? पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ चुका है, वर्क डन अपॉन में टाइम। क्या हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज। कब पढ़ा हमने ये, सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, चार्ज अपॉन में टाइम को अलग लिख सकता हूं। क्या, चार्ज अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, करंट। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, वी आई आ जाएगा। अब क्या मैं V की जगह IR लिख सकता हूं, IR कौन से लॉ से, ओम्स लॉ से। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, I²R आ गया। ये सब चीजें स्किप होनी चाहिए वैसे यार, बट कोई नहीं, चलो एक क्लास की बात है। V इज इक्वल टू आई, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई है। क्या I की जगह मैं लिख सकता हूं, क्या भाई, I की जगह क्या लिख सकता हूं, V बाय आर, ओम्स लॉ से। तो पावर का फॉर्मूला V² बाय आर आ गया। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या आ गया, V² बाय आर। एक आ चुका है I²R, एक आ चुका है V इंटू में I, और एक आ चुका है वर्क डन अपॉन में टाइम। ये सारे पावर के फॉर्मूले आ गए भैया। ठीक है क्या, बोलो, ठीक है। हमारे घरों में एनर्जी को कौन सी यूनिट में नापते हैं, किलोवाट आवर में। किलोवाट नहीं, किसमें, हाँ। 1 जूल छोटी यूनिट है या बड़ी यूनिट है, छोटी है या बहुत छोटी है। आपके हिसाब से हम अपने घर में एक दिन में कितनी जूल एनर्जी खर्च करते होंगे बिजली की फॉर्म में, हैं? ऑप्शन है हजारों, लाखों, करोड़ों या खरबों। कितने बच्चे कह रहे हैं हजारों, लाखों, करोड़ों, खरबों। 100 करोड़ में 1 खरब होता है, हाँ। अरब होता है, अरब फिर खरब, करोड़, अरब, खरब। तो अरब, अरबों, ठीक है, अरबों। और कौन, खरबों, ऐसे बंगाली भाषा बोल रहे हैं खरबों, अरबों, लड़बो, लड़बो, जीतबो रे, ठीक है, हाँ। हुआ भाई, हुआ। तुम्हारा क्या आंसर था बताओ, अरबों ठीक है। आओ, आपके हिसाब से ये जो एसी लगा हुआ है ऊपर, ये 1 घंटे में कितनी एनर्जी खर्च करता हो? तो आंसर है ये 2.5 टन का है। कितने टन का है? 2.5 टन का मतलब हो गया 2500 वॉट का है। कितने का है? 2500 वॉट।
1000 वॉट पे 1 घंटे में 36 लाख जूल खर्च होता है। तो 2 घंटे में 1 घंटे में 72 लाख हो गया अगर ये 2000 का होता। अब 72 में 18 ऐड कर दो, 96 या 90 लाख जूल एनर्जी ये खर्च कर रहा है 1 घंटे में। और अगर ये मान लो दिन में कितने घंटे भी चलता है, 4, 5, 6 घंटे भी चलता है, तो करोड़ों जूल तो यही ले गया है ना। अब इसके बाद और वो 2 एसी भी लगे हुए हैं, वो फिर भी थोड़ा छोटा है, फिर 4 पंखे लगे हुए हैं, छोटी छोटी बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं, ये बोर्ड भी काफ़ी खर्च कर लेता है, पानी की मशीन है अंदर। तो कहने का मतलब है कि ये सब मिला जुला के, और ये तो फिर भी ठीक है अगर मैं बात करूं तो एक एवरेज कमरे से ज़्यादा हो गया, बट फिर भी अपने घरों में आप जाओगे तो करोड़ों खरबों अरबों एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है। अब आप सोचो एक महीने में कितना बड़ा नंबर होगा, ये काफ़ी बड़ा नंबर होगा। एंड दैट इज़ वाई हमने अपने घरों में एनर्जी को किस में नापना शुरू कर दिया, किलोवाट आवर में इस्तेमाल करा। तो हमारे घरों में किलोवाट आवर, पता है बहुत सारे बच्चों को किलोवाट आवर लिखना ही नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को किलोवाट आवर में के बड़ा लगा देते हैं। के क्या आएगा, डब्ल्यू क्या आएगा, एच क्या आएगा, बिकॉज किलो का के मतलब 1000, तो वो छोटा के है, और आर का एच छोटा लेकिन डब्ल्यू बड़ा क्योंकि वो वाट से आया। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। और सरकार तो नहीं कहूंगा, अब तो दिल्ली में सब प्राइवेट हो गया है, तो बिजली हम जो बिल देते हैं तो वो 1 किलोवाट आवर का यानी 1 यूनिट का देते हैं ना। अगर हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट 15 रुपए की है, तो इसका मतलब है जब हम 36 लाख जूल एनर्जी खर्च करेंगे तो हमें 15 रुपए देने होंगे। हर जगह पे बिजली अलग अलग रुपए की है, अलग अलग रुपए की है, ठीक है, ठीक है, हर जगह पे बिजली अलग अलग रुपए की है, वो अलग अलग पॉइंट। डन है क्या। अब जब भी हमें कंडक्टर के अंदर से क्या पास कराते होंगे, करंट, तो क्या उसमें हीटिंग इफेक्ट पैदा होता होगा। तो यहां से आता है हमारे पास क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट जूल जी ने देखा, जिसको क्या बोला गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या बोला गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। 10th क्लास में पढ़ा था। क्या कहा था इन्होंने कहा था, अच्छा पहले तो ये बताओ, आपने अपने घरों में करंट पास करते हुए हीटिंग इफेक्ट देखा है, कहां कहां देखा है, जैसे आप बताओ एक, मतलब देखा है मतलब महसूस किया। हीटर में आपने, केटल में पानी गर्म करने की रॉड होती है, अवन में, अवन कौन सा, माइक्रोवेव ओवन, नॉर्मल ओवन। फ्रिज साइड से गर्म हो जाता है, वो तो अंदर की गर्मी भी तो फेंक सकता है बाहर, वो तो अलग गर्मी भी हो सकती है। फ्रिज से 2 प्रकार की गर्मी निकलती है ना बेटा, एक तो बिजली वाली और एक जो अंदर से खींच के वो बाहर फेंक रहा है। हाँ, लाइट, ट्यूबलाइट, ठीक है, चार्जर गर्म हो जाता है। अबे क्या गन्ने में सारे चार्जर, क्या हमारे घर में हर चीज करंट पास कराने में गर्म हो रही है बेटा, हर चीज हो रही है इसमें। सोचना क्या, जो जो आपके घर में करंट पे चल रहा है वो सब गर्म हो रहे हैं, बोलो बेटा। स्त्री भी गर्म हो रही है, हाँ बिल्कुल, स्त्री बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं, ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, ये तो गलत लिख रहा है यार, ये गंदे आदमी। स्त्री बोलते हैं ना, स्त्री, प्रेस, हाँ आयरन, ठीक है, स्ट्रेटनर, ओके, बिल्कुल सही बात है, पंखा, ठीक है, बिल्कुल, बल्ब, यानी कि हर चीज करंट पास कराने पे क्या हो रही है, गर्म हो रही है। सर एसी तो ठंडा होता है, देखो बेवकूफी वाली बात है ना, अनपढ़ता वाली बात है बेटा। एसी ठंडा हो रहा है करंट पास कराने पे, या वो अंदर कंप्रेसर है जो गैस को ठंडा कर रहा है बस, कंप्रेसर और ओवरऑल एसी तो गर्म ही हो रहा है। जाके बाहर छू के देखो कंप्रेसर को, बताइए आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेन एवर वी पास करंट थ्रू, whenever we pass current through conductor, heating effect is produced where heating effect H is directly proportional to
करंट का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये लॉ है, इसको प्रूफ भी करना है हमें। इसका प्रूफ तो आज ही कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल है भी नहीं। लेकिन हीटिंग इफेक्ट किस किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। मानते हो? आप मानते हो? करंट का स्क्वायर तो छोड़ो ना, वो तो डेरिवेशन है। करंट पे डिपेंड करता है, मानते हो? जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन, मान लो एक प्रकार से, उतना ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, उतनी ज्यादा क्या पैदा होगी? हीटिंग इफेक्ट। अगेन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रुकावटें ज्यादा होंगी तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। और अगेन टाइम तो कॉमन सेंस है, जितनी देर के लिए करंट पास होगा हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होता चला जाएगा। यस और नो बेटा? तो ये तीनों पे तो डिपेंड कर ही रहा है। अब अगर मैं इसको तीनों को कंबाइन कर देता हूं तो हीटिंग इफेक्ट क्या आ जाएगा? बोलो, आई स्क्वायर आर टी। कॉन्स्टेंट यहाँ पे 1 ही आया तो फॉर्मूला क्या आ गया? आई स्क्वायर आर टी हमारे पास हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला आ गया। क्या मैं हीटिंग इफेक्ट के और फॉर्मूले बना सकता हूं? हाँ। क्या आई स्क्वायर आर हमारे पास पावर है, और पावर का फॉर्मूला वी इंटू में आई भी होता है। बोलो, क्या इसका एक और फॉर्मूला पढ़ा हमने आज? वी स्क्वायर बाय, हाँ, और वो वर्क डन बाय टाइम तो है ही। तो ये हीटिंग इफेक्ट है। चलो एक बेहतरीन सवाल पूछता हूं, बेहतरीन। हमारे घर में 2 अप्लायंसेज हैं, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा किस में होगा? जिसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? सोच के बोलिएगा, क्योंकि एक कह रहा है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एक कह रहा है रेजिस्टेंस डायरेक्टली। मेरे घर में 2 बल्ब हैं, 2 बल्ब 1 जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, और एक है बल्ब 2 जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। कौन से वाले में हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा अगर मेरे घर में उन्हें यूज किया जा रहा है? तो 10 ओम वाला, 20 ओम वाला। 10 ओम वाले हाथ खड़ा करें, 20 ओम वाले, 20 ओम वाले ज्यादा है भाई, बड़ा आंसर 10 ओम है। हमारे घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया जाता है या पैरेलल? लल्लू से लल्लू बच्चे को पता है हमारे घर में कौन सा कॉम्बिनेशन लगाया जाता है? पैरेलल लगाया जाता है। तो वोल्टेज सेम होगी या करंट सेम होगा? वोल्टेज सेम होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? और अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा या इनवर्सली आएगा? तो जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने दिवाली की एक लड़ी बनाई खुद से घर में। एक में 100 वाट का बल्ब लगाया, 500 वाट का बल्ब लगाया, दोनों को जला दिया। दिवाली की लड़ी है, सीरीज में लगी हुई है। बताओ कौन सा ज्यादा हीटिंग इफेक्ट पैदा करेगा? अब तो सीरीज में लगाया ना, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? आई स्क्वायर आर टी। दोनों में करंट क्या है? तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा आपको। सही है? अब ये फॉर्मूला कहां से आया यार? देखो बहुत बकवास तो डेरिवेशन है, जब 10th में नहीं आई तो 12th में कैसे आ जाएगी? लेकिन फिर भी आओ, देखो क्या हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर इंटू में टाइम। पावर की जगह क्या मैं आई स्क्वायर आर लिख सकता हूं क्या यार? और जो भी मैं वर्क कर रहा हूं अगर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या आ गया? आई स्क्वायर आर टी। तो इस हिसाब से जूल जी ने ये सारी बातें कही। सिंपल तो है, क्या है? कोई डेरिवेशन। ठीक है, डन है? बोलो हमारे, अब आप बताओ हीटिंग इफेक्ट अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है या दोनों है? बुरी कहां है? पंखे में। पंखे में मुझे हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए। बुरी कहां है? लाइट में, चार्जर में, इस बोर्ड में मुझे हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए। अच्छी बात कहां है? स्त्री में। अच्छी बात कहां है? हीटर में। अच्छी बात कहां है? केटल में, टोस्टर में, पानी गर्म करने की रॉड में। इनमें अच्छी बात है। यस और नो बेटा? यस सर। यह अच्छी बात है, हीटिंग इफेक्ट यहाँ तो चाहिए। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अगर आपको घर में एक डिवाइस में हीटिंग इफेक्ट ज्यादा चाहिए तो कैसे बढ़ाओगे? आंसर है रेजिस्टेंस बढ़ा के। क्या बढ़ा के? 10th में पढ़ा था ना बेटा? कैसे पढ़ा था? जो हीटर होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम किस किस से मिलकर बनता है? निकल और क्रोमियम से। वो एक एलॉय होता है, एलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा अगर सीरीज में लगाएंगे तो। बोलो ठीक है? हाँ बस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट।
एक सवाल है, अगर मेरे पास एक, ये 10th क्लास का सवाल है वैसे, अगर मेरे पास एक कॉपर वायर है और उस कॉपर वायर के साथ मैं एक नाइक्रोम वायर लगा दूं और फिर ये कॉपर वायर को स्विच बोर्ड में डाल दूं, तो कॉपर वायर गर्म नहीं होती लेकिन नाइक्रोम गर्म होकर लाल हो जाता है, क्यों? पहली बात तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज है, यहां से करंट पास करा है, यही गया सब में, बोलो। अब सीरीज है तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? I²RT। दोनों में करंट क्या है? दोनों में टाइम भी क्या है? लेकिन किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हीटिंग इफेक्ट, अगर आपने ढंग से पानी गर्म करने की रॉड देखी तो पानी गर्म करने की रॉड क्या होती है? पानी गर्म करने की रॉड होती है तार, रॉड, गोलू 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 गोलू, और ये तार, और फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो है। बस फर्क ये है कि इस गोलू के अंदर क्या रहता है बेटा? क्या रहता है? नाइक्रोम वायर रहती है। क्या रहती है? खोली थी हमने इसको, थोड़ा थोड़ा था। नाइक्रोम वायर रहती है, अंदर इंसुलेटर रहते हैं, करंट ना लगे वो सब रहता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ नाइक्रोम वायर रहती है। तो जब आप करंट पास कराते हो, करंट जाता है, तो ये वाला हिस्सा थोड़ी ना गर्म होता है। अबे इसको तो पकड़ के उठा रहे हो, डाल रहे हो, लेकिन क्या इसको पकड़ के छू सकते हो? नहीं छू सकते। क्यों नहीं छू सकते? वो बहुत गर्म हो गया, बिकॉज करंट क्या जा रहा है? करंट क्या जा रहा है? सेम। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? और फिर क्या होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। मैंने अगर ये आज का आखिरी सवाल भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने सही दिया तो, मैंने पैरेलल में 3 बल्ब लगाए, एक लगाया 100 वॉट का, एक लगाया 10 वॉट का, एक लगाया 5 वॉट का। सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा? ये तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया मैंने आपसे। अरे बाबू क्या कर रहे हो यार, ये तो बड़ा आसान सवाल पूछा था मैंने यार, आगे जाने की हिम्मत नहीं है मेरी अब। 5 वॉट कह रहे हैं, बताओ। अच्छा, आप लोगों ने 100 वॉट के बल्ब देखे हैं? अच्छा सोचो, इमेजिन करो आप ना किसी बिजली की दुकान पे गए और आपने कहा कि मुझे एक 100 वॉट का बल्ब दे दो। उसने आपको 100 वॉट का बल्ब दिया। फिर आपने कहा कि मुझे 5 वॉट का बल्ब भी दे दो। उसने आपको 5 वॉट का बल्ब भी दिया। आप घर आए, आपने एक होल्डर में 100 वॉट का बल्ब लगाया जो कि महंगा आया था, और एक में 5 वॉट का बल्ब लगाया जो कि सस्ता आया था, और जलाने पे 5 वॉट से ग्लो ज्यादा मिल गया। ये क्या बदतमीजी है? आप लोग ये ना सोचते नहीं हो, कॉमन सेंस नहीं लगाते, कुछ नहीं, बस बोलना है कुछ कुछ। घर का कॉम्बिनेशन सीरीज है, पैरेलल है, तो किसमें ग्लो सबसे ज्यादा होगा? कैसे पता लगा रहे हो आप? ये सोचना है, समझना है। क्या सबकी वोल्टेज सेम है? पावर का फॉर्मूला क्या है? V²/R। ये लगाओगे तो V सबका क्या है? सेम है। अब जिसकी पावर क्या है? ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट क्या होगा? ज्यादा। करंट का स्क्वायर पे हीटिंग इफेक्ट होता है, करंट के स्क्वायर पे, करंट के स्क्वायर पे, तो उसमें ग्लो ज्यादा मिलेगा। और वैसे भी अकल लगाओ बेटा, अगर आपने एक बल्ब लगाया, आपको ग्लो में मजा नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे? 5 वॉट की बजाय 2.5 वॉट लाओगे, 500 वॉट लाओगे? ऑब्वियस सी बात है बेटा। लेकिन आगे जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही है मेरी, लेकिन अगर मैंने इन तीनों को किसमें लगाया तो ज्यादा ग्लो कौन करेगा? मैं आपकी जगह होता तो मैं पेन पेपर थोड़े फॉर्मूले लिखता, देखता सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, कौन सा फॉर्मूला लगाना सही रहेगा।
करें? चलो आओ, कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हीटिंग इफेक्ट या पावर दोनों के फॉर्मूले में कौन सा लगाएंगे? आई स्क्वायर वाला, है ना। तो पहली बात तो हीटिंग इफेक्ट ध्यान रखो क्या है? आई स्क्वायर आर टी है, और पावर का फॉर्मूला भी क्या है? आई स्क्वायर आर है। आई इसमें भी कुछ दो टी, आई स्क्वायर आर है, क्या है? आई स्क्वायर आर। अब ध्यान से सुनो, सबका कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। तो करंट क्या होगा? सेम, करंट सेम होगा। तो जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस। अब देखो करंट तो सेम है, तो जिसकी पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा है, इसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा है उसमें ग्लो ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ग्लो से कौन जलेगा? कौन जलेगा? 500। ओह 100 था, कौन था? हाँ, लेकिन यहां पे आपको एक बात और भी ध्यान रखनी होगी, कभी कभार सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना जले। वो तब होगा जब हम मिनिमम करंट वैल्यू को नलिफाई कर देंगे। ये आप एसी में समझ पाओगे, इफेक्टिव करंट की पढ़ाई। इफेक्टिव करंट ये बहुत अलग है, यानी कि एसी में जब आते हैं, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, तो चीजें बहुत बदल जाती हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये आपको देखना होगा। डन है? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम होगा, तो कोशिश करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आई स्क्वायर आर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कौन सा लगाएंगे? ये आपको छोटी मोटी चीजों को ध्यान देना होगा, बस डन है। और क्या, कल हमारी क्लास है, कल हमारी क्लास है, कल हमारी क्लास है। मैथ्स की क्लास है कोई कल? है, सर ने टाइम नहीं बताया होगा अभी। तो 10 से 11, 9 से 10, 10 बजे रखूंगा शायद आपकी क्लास, 10 बजे रखूंगा शायद आपकी क्लास, 10 बजे। हाँ, चैप्टर 2 करेंगे ना, कैपेसिटेंस वाला पार्ट करेंगे मेजरली। भाई सर फोन नहीं उठा रहे यार, कल का क्लास का टाइम दे दूं कुछ भी फिर? चारू सर से बात कराओ। सर कल जैसे 9 बजे आपने 10th की रखवाई है, 10 बजे रख दो इनकी ना। तो भाई कल हमारी 10 बजे क्लास है, 10 बजे क्लास है, जिसमें हम लोग विनर सीरीज से सेकेंड चैप्टर के कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चन मेजरली करेंगे। प्लीज चैप्टर पढ़ के आना, ऐसे लाशों की तरह बैठने का कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया मत आना, संडे एंजॉय करना, ठीक है बेटा। जो जेन्युइनली पढ़ के आएंगे उनको सवाल समझ में आ जाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल बनाएंगे कैपेसिटेंस के कल 10 बजे, ठीक। 10 से 2 घंटे, पौने 2 घंटे, 12 मान लो, ठीक है।